हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 11 का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि है आपका 2019 का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 2019 में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसका मेरे को उस तरह का पीडीएफ नहीं मिल पाया जिस तरह का पहले था, तो एक तरह का मतलब समझिए कि कहीं से किसी टीचर ने ऐसा लिख के अपलोड किया है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वलेंट टू, 1 मीटर में कितना होता है। अब देखो, एंगस्ट्रॉम में आंसर दे रखा है ना, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि एंगस्ट्रॉम वाला इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 होगा, 10 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली में 10⁻10 नहीं, 10⁻−10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ टाइप सही से नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इस जूल। बोल रहा है ऐसा यूनिट जो वर्क का होता है वो है जूल। तो एंड इट्स इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये बेसिकली अर्ज के इक्विवेलेंट होता है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, जो वर्क होता है ना, वर्क का अगर आप ऐसा यूनिट देखते हैं, तो वर्क का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, क्या होता है, जूल। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, इसका सीजीएस यूनिट होता है आपका अर्ज। ठीक है, क्या होता है, अर्ज। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि 1 जूल में जो होता है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 अर्ज। ठीक है, 10⁻⁻7 अर्ज, ये अर्ज है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि एक अर्ज में कितना जूल होता है, तो एक अर्ज इज इक्वल टू होता है आपका 1 अर्ज इज इक्वल टू होता है 10⁻7 जूल, है ना। उल्टा भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल में 10⁻⁻7 अर्ज होता है। ठीक है, चलो आगे बोल रहा है नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, तो नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला रिटार्डेशन, या फिर रिटार्डेशन ना बोल के आप इसको डीसेलरेशन भी कह सकते हैं, है ना, डीसेलरेशन। तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन करा। अब चलो आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में क्या है। आगे स्लाइड में बोल रहा है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि बोल रहा है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम का अगर एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि देखो फार्मूला अगर देखो तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, सॉरी एस से नहीं दिखाते हैं स्पीड को, फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ, स्पीड को एस से नहीं दिखाते हैं, स्पीड को वी से दिखाते हैं, है ना, आपको मैंने पहले ही बताया था। और वेलोसिटी को वी पे वेक्टर का साइन से। तो एरिया मतलब वेलोसिटी, स्पीड जो होता है, स्पीड बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर स्पीड ये है, ये स्पीड और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इससे पहले वाले वीडियो में 2020 वाले में मैंने आपको ग्राफ का बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो जो भी होगा ग्राफ का क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ बोल रहा है रिलेशन बिटवीन एंगुलर और लीनियर एक्सिलरेशन। देखो यहाँ एंगुलर और लीनियर एक्सिलरेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक्सिलेशन के टर्म में क्वेश्चन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे देखो, अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि एक्सिलेशन है, तो मान लो अगर ऐसे तुमसे बोला लीनियर एक साइड में रहेगा, ठीक है, और एक साइड में रहेगा एंगुलर। ठीक है, एक साइड में रहेगा लीनियर और एक साइड में रहेगा एंगुलर। तो मेरा कहने का मतलब है ये आपको वेलोसिटी के टर्म में भी पूछ सकता है। तो अगर आपको वेलोसिटी के टर्म में पूछेगा तो लीनियर वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को आर ओमेगा से दिखाते हैं, तो वो भी आर से मल्टीप्लाई होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पूछेगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आर इंटू थीटा से दिखाते हैं। तो ये भी रिलेशन है। पूछ देगा कि मान लो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। बोला लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, तो भी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और एक्सीलरेशन के टर्म में पूछेगा तो लीनियर एक्सीलरेशन को ए से दिखाते हैं और एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से दिखाते हैं, और ये भी क्या होगा, आर। मतलब एंगुलर में आर का मल्टीप्लाई कर देना, रेडियस का मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे, एक्सीलरेशन के टर्म में पूछे, चाहे वेलोसिटी के टर्म में पूछे, चाहे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पूछे, आर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, ए इज इक्वल टू आर अल्फा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी वी, देन द सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, उसका सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन क्या होगा। तो देखो अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स देखें, यहाँ पे इसको मैं नीचे में बनाता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेसिकली mv² बाय आर। ठीक है,
और हम सबको पता है कि फोर्स का एक और फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो अगर हम इन दोनों फोर्स को इक्वेट करें तो इक्वेट करने पे कुछ हमारे सामने इस तरीके का आएगा, जैसे ये मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया और इसके सामने आ जाएगा mv²/r। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा v²/r। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, v²/r। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म किया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक कार कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। मतलब पहला हाफ डिस्टेंस वो 40 के स्पीड से चला है और अगला हाफ वो चला है 60 के स्पीड से। तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला हाफ, तो मतलब एक अगर ऐसा डिस्टेंस है तो पहला हाफ और दूसरा हाफ, तो दोनों में इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यही लगाना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखो v1 इंटू v2, 2 इंटू v1 इंटू v2 करेंगे तो 2 v1 कितना है, v1 है 40 और v2 कितना है, v2 है 60 और नीचे क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 मतलब कि 40 प्लस 60। तो नीचे आ गया 100 और ऊपर क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 मतलब 2400 इंटू 2 मतलब ऊपर में आ जाएगा 4800। देखो आराम से देखो, कोई डरने वाली बात नहीं है। 6 4 जा 24 और 00 तो 2400 मतलब 2400 हो गया और 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 और नीचे आ रहा है 100। तो ये 100 को डिवाइड करेंगे 4800 से तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कहीं है 48, तो यस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी है जो 48 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के जैसा कौन सेम यूनिट होता है, तो मोमेंटम होता है। हम लोग बहुत पहले भी ये वाला क्वेश्चन करके आए हैं, है ना, कि इम्पल्स और मोमेंटम का सेम डायमेंशन होता है। ठीक है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है और इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम होता है। दोनों का देखेंगे तो दोनों का सेम आएगा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। देखो मोशन ऑफ पार्टिकल का मास m दे रखा है। डिस्क्राइब द यूनिट y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो बोल रहा है बताओ फोर्स क्या होगा। तो हम सबको पता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है। अब हमको बोल रहा है मास ऑफ पार्टिकल m दे रखा है, तो मास ऑफ पार्टिकल m है और जो एक्सेलरेशन है वही नहीं दिया है। तो इस इक्वेशन में देखो ये जो g है ना, यही g हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इस हिसाब से जो हमारा फोर्स का फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, उसके बाद 10 नंबर देखते हैं। बोला डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर। देखो मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछ रहा है ट्रेन का जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है फ्लोर पे और वो रिमेन स्टेशनरी है। तो गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो देखो अगर हम लोग फ्रिक्शन का फार्मूला देखें ना, तो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू इंटू एन होता है। तो एन को हम mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, ठीक है, और m इंटू जी, मतलब m हमको यहाँ पे नहीं पता है, मास हमको पता नहीं है, लेकिन हमसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो हम ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये भी एक तरह का फोर्स है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का एक और फार्मूला होता है ma होता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी हो जाएगा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू इंटू जी के बराबर आएगा। अब देखो हमको म्यू कितना दे रखा है, 0.15 दे रखा है और हमें बोल रहा है जी आपको 10 लेना है। जी आपको कितना लेना है, 10 लेना है। तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 नीचे उतरेगा, 10 इसका कट गया, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। बोला रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो ये पहले भी मैंने करा रखा है, आपके नोट्स में भी करा रखा है। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है आप यहाँ पे याद रख ले, P इज इक्वल टू होता है √2m इंटू के। ठीक है, ये होता है, ये K बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे इस ऑप्शन में इस तरह का नहीं है तो ये रूट जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये p² बन जाएगा। p² इज इक्वल टू 2m इंटू के आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ से k इज इक्वल टू निकालोगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²/2m हो जाएगा और यहाँ आगे आपका सामने k। ठीक है, तो p²/2m, तो बताओ p²/2m कहीं है, p²/2m ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
तो 11 का डी हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे में क्वेश्चन क्या है, बोला रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोल करना, स्लाइड मतलब स्लिप कर रहा है और रोल मतलब ऐसे घूमने लग रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर, आप सबको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया अगर निकालते हैं तो वर्क होता है, पहले भी हम लोग ये सब क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है 1 मिलीग्राम मैटर को कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1 मिलीग्राम मैटर को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो बताओ कितना एनर्जी निकलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, कितना मास हमें कितना दे रखा है, मास हमें दे रखा है 1 मिलीग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम है ना, तो यहाँ पे जो हमें मिलीग्राम दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इस मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करें तो ग्राम में बेसिकली हो जाएगा 10⁻³ और इसी चीज़ को अगर हम केजी में चेंज करें तो हो जाएगा 10⁻⁻6 केजी। ठीक है, और अगर हमसे बोल रहा है कि इतना ग्राम का मास है, तो अगर इसका हमको एनर्जी में कन्वर्ट करें इस मास को, तो कितना एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी के लिए फार्मूला है E = mc², और ये जो c है ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम यहाँ पे मास देखें तो मास हमारे सामने 10⁻⁻6 है, तो देखो इस तरह से अपना जो स्पीड ऑफ लाइट होगा ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये तो हो गया 10⁻⁻6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। ठीक है, तो अगर इसको 16 को 6 से माइनस करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो 9 × 10⁻10 ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना जूल का एनर्जी निकलेगा। केजी में निकाल रहे इसीलिए जूल निकल रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 25% देन द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज अबाउट। बोल रहा है मोमेंटम अगर इसका 25% इंक्रीज हो रहा है तो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मोमेंटम है वो जो काइनेटिक एनर्जी है, ये मोमेंटम का अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m होता है। ठीक है, तो मोमेंटम जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बोल रहा है कि इसका कितना इंक्रीज़ हुआ, 25% इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो काफ़ी लंबा जाएगा, और इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में सॉल्व भी कराया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से इसको सॉल्व करने पे 56 के आसपास आएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसका सॉल्विंग एक बार देख लेना, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को। ठीक है, रिसेंट में ही पढ़ाया, तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली टॉर्क होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, बोरा मास इन रोटेशनल मोशन जो होता है ये क्या होता है। तो रोटेशनल मोशन में जब हम लोग मास का एनालॉग करते हैं तो ये बेसिकली आपका टॉर्क ही आना चाहिए, नहीं फोर्स में टॉर्क होता है, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 डन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, बोरा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि 2019 का है, सिलेबस से आउट है, तो इसमें आपके याद रख लेंगे कि यहाँ पे लोड आर्म इंटू एफर्ट आर्म इंटू लोड एफर्ट, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 18 का। ठीक है, 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीपलर लॉ इज नोन एज हार्मोनिक लॉ, मतलब इसमें से कौन सा कीपलर लॉ हार्मोनिक लॉ को बताता है। तो थर्ड लॉ जो है वो हार्मोनिक लॉ को बताता है। ठीक है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज वेयर r0 इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gre, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √2gre। ये सब ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये सब पहले से पढ़ के रखें, है ना, क्योंकि इस सब क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है। बोरा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोरा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में से ये उनके रिकॉर्डिंग ये सब डेफिनेशन लिखे हुए, तो इसमें कौन सही है। बोरा जी हैज़ सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, सेम वैल्यू होगा ही नहीं, सारे सिस्टम में कैसे सेम हो सकता है। मान लो कोई MK से कोई CJ से कैसे सेम हो सकता है, तो नहीं सेम होगा। द वैल्यू जी सेम एट एवरीवेयर इन यूनिवर्स, जी एक कांस्टेंट है तो इसका सारा वैल्यू सेम होगा यूनिवर्स में, ये सही लग रहा है हमें। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्टली डिटरमाइंड बाय द जोनस केपलर, तो ये गलत है, इसको न्यूटन साहब ने बताया था। और जी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, एक कांस्टेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बोला सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच लार्ज स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टोमर। देखो जब भी इलास्टिसिटी का बात आएगा ना, चाहे जैसे स्ट्रेच का बात है तो इलास्टिसिटी है, तो आइसोमर तो होगा नहीं, प्लास्टोमर होगा नहीं, पॉलीमर होगा नहीं, तो कौन कौन सा होगा, इलास्टोमर होगा। ठीक है, अब आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 में। बोल रहा ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो यार, इससे पहले वाले चीज़ में ही मैंने बताया था आपको कि आपको इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है, ऐसा यूनिट भी पूछ सकता है। तो हम एक बार फिर से फार्मूला दिखा देते हैं। जो क्यू था वो किसके बराबर था, के इंटू ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये ब्रैकेट में था, और इंटू में टी था, और इसके डिवाइड में क्या था, डी था। तो अगर हम लोगों को के का निकालना तो के क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी, और नीचे आ जाएगा आपका क्या, ए, और यहाँ आ गया थीटा 1 माइनस थीटा 2 और इंटू में टी। ठीक है, ये आया था के का। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम जूल लिख सकते हैं, डी को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये केल्विन हो जाएगा, टेम्परेचर है। ठीक है, और टाइम को हम सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ओवरऑल क्या आएगा, जूल, और ये नीचे से मीटर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पे पावर -1 और के पे पावर -1 और एस पे पावर -1। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसपे तीनों पे पावर -1 है, तो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें तीनों पे पावर -1 है। फिर बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, किसको बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एनर्जी को बताता है। बार बार बोल रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स का 0th लॉ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ एनर्जी, और सेकेंड लॉ बताता है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर कभी भी हीट का फ्लो नहीं हो सकता है ना जनरली। फिर बोला इन आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोबेरिक प्रोसेस बोलेगा ना तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब बैरिक रहेगा, बार यानी कि प्रेशर, और कोरिक रहेगा मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटोमिक गैस, तो जो मोनोटोमिक गैस होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बोला एक रियल गैस कब आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, तो याद रखना जब प्रेशर क्या हो, लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जब प्रेशर एकदम लो हो और टेम्परेचर एकदम हाई हो तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो, नहीं, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर हाई, नहीं, ये भी नहीं होगा। बोला प्रेशर इज हाई टेम्परेचर इज लो, गलत है, प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोला टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो सेकेंड ही होता है। ठीक है, 2 सेकेंड ही होता है। फिर इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक, तो सिंपल हार्मोनिक का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बेसिकली ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, इस चीज़ को आप याद रख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, इसमें से कौन पीरियोडिक नहीं है। देखो पीरियोडिक मोशन उसको कहते हैं जो फिक्स टाइम इंटरवल पर रिपीट करे। तो जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ हर एक 24 घंटा में रिपीट करता है। तो यहाँ दे रहा ऑप्शन में रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब ये सही है। ये बोल रहा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड रिलीज, दो नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट है तो भी एक अपने टाइम के बाद फिक्स टाइम के बाद ऐसे से रिपीट करे जैसे कंपास निडल करता है वैसे। फिर मोशन ऑफ हैंड क्लॉक का भी जो मोशन होता है उसका भी उसका जो काटा होता है उसका भी मोशन जो होता है वो भी अपना फिक्स टाइम इंटरवल पर रिपीट करता है। लेकिन बोल रहा है एक बॉ है और उसमें एक एरो है, एरो रिलीज हो रहा है जैसे पेंडुलम, तो पेंडुलम रिपीट तो करता है लेकिन थोड़ा देर बाद वो रुक जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन को नहीं बता रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बोल रहा है साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, साउंड सबसे ज़्यादा किस में फास्ट ट्रेवल करता है, सॉलिड में, और सबसे मतलब स्लो किस में ट्रेवल करता है, तो स्लो सबसे ट्रेवल करता है गैस में, या फिर बोल सकते हो वैक्यूम में जहाँ पे गैस ना हो। ठीक है, तो साउंड ट्रेवल करता है सबसे फास्ट सॉलिड में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ओनली ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट, देखो ट्रांसवर्स वेव क्या कंसिस्ट करता है, तो देखो यहाँ पे बात ही हो रहा है ट्रांस मतलब इसमें क्रेस्ट और टॉ दोनों है। देखो दो तरह के वेव होते हैं, एक इस तरह का वेव होता है जिसमें ऐसे लाइन जो है ये ऐसे गैप रहेंगे, फिर ये लाइन ऐसे सटे हुए रहेंगे, फिर ये लाइन ऐसे गैप में रहेगा। ठीक है, और फिर ये लाइन ऐसे सटा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो पार्ट है ये रिलैक्स हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट कंप्रेस हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट रिलैक्स हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेसर रिलैक्सेशन जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनली चलता है। और जिसमें ऐसे बन रहा होता है क्रस्ट टो बन रहा होता है इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें ये वाला पार्ट होता है क्रस्ट और ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है टॉ। ठीक है, तो क्रस्ट टॉ जिसमें बन रहा था इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव क्या कंसिस्ट करता है, बोथ क्रस्ट एंड टॉ।
ठीक है, रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन नहीं करता है। पूछ देगा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या करता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन दोनों होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35 क्वेश्चन, और इसी के साथ ये पूरा आपका 2019 का स्लाइड ख़त्म हुआ। ठीक है, तो होप गाइस कि आप लोग ये 200 क्वेश्चन को करके ही अपने एग्ज़ाम में जाओगे, और ये 200 क्वेश्चन करने के बाद आप आराम से 30 अपना आराम से करके आ रहे हो। लेकिन ये 200 क्वेश्चन आपको समझने हैं, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप इतना पे ही स्टॉप हो जाओ, आप और भी देख सकते हो। आप कॉन्सेप्ट देख लो, क्या कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, बस इतना पढ़ के जाओ, आपका 11 में मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे पता है कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।